Good morning, all of you. My name is Manish Kumar. I am here to start a new sessions related to your class 12 syllabus physics. Today my first lecture. Before starting the session, I think you must know what is the difference between the macroscopic level and microscopic level. So first, we try to understand what is the meaning of and difference between the macroscopic approach and microscopic approach. Macroscopic level and microscopic level approach. So we try to understand with the example of from class 12th, in class 11th. In class 11th, you studied different topics and different chapters as like projectile motion, Newton's law of motion, rotational motion, gravitational law, strength of material, fluid mechanics, thermodynamics, simple harmonic motion and waves. But in one thing is common, in all the chapter one thing is common, that we studied all the chapter at macroscopic level approach. So what is the meaning? So we try to understand with the example from class 11th. From projectile motion, I have a ball and I project it 45 degree angle from the horizontal. मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसको 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पर इसको मैंने प्रोजेक्टाइल करा. तो हम इसकी सारी चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज हम जो इसमें होता है इसके पैरामीटर्स की, कितने दूर तक जाएगी, कितनी स्पीड से जाएगी, क्या इसकी वेलोसिटी होगी, क्या इसका एक्सेलरेशन होगा, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी रेंज, इसकी मैक्सिमम हाइट, हमने सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखा है 11th में. बट हम एक चीज जो इग्नोर कर देते थे, जो नेग्लेक्ट करते थे, वो क्या थी कि जिस मटेरियल की हमारी ये बॉडी बनी है, जिस भी मटेरियल की हमारी ये बॉडी बनी है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते थे, इसको हम इग्नोर कर देते थे. चाहे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, ब्लॉक का. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक ब्लॉक रखा है, नीचे इसको कितना रिएक्शन वेट लगाएगा, mg लगाएगा. मैंने इसको F फोर्स से डिस्प्लेस करा या किसी एंगल पे लगा दिया फोर्स, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का फोर्स. तो और हमने इस फोर्स लगाने के बाद बोला कि भाई x डिस्प्लेस हुई, तो बताइए इसका वर्क डन कितना होगा. ये भी कैलकुलेट करा वर्क डन. तो अब हमने इसमें क्या करा, हमने इसका होल इफेक्ट देखा. इस बॉल में भी यही चीज कंसीडर करी, इसका होल इफेक्ट कैलकुलेट करा, और इस ब्लॉक में भी इसका होल इफेक्ट क्या है वो कंसीडर करा. लेकिन ये बॉडी जिस मटेरियल की बनी है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसकी हमने स्टडी नहीं करी थी. चाहे हम रोटेशनल मोशन का एग्जांपल ले लें, रोटेशनल मोशन में क्या था, कोई चीज मूव कर रही है एंगुलर वेलोसिटी से, उसमें भी क्या था कि बॉडी मूव कर रही, तो हम ओवरऑल इफेक्ट देखते थे बॉडी का. पर उसका जो माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रो मतलब जो हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखना, वो उसकी हम स्टडी नहीं करते थे. हम इसमें मतलब मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं, वो मटेरियल जिस बॉडी की बनी है, मतलब पूरी ओवरऑल इफेक्ट को लेते थे. हम इसको बोलते हैं, उसका कंटिन्यूअस नेचर लेते थे, डिस्क्रीट नेचर को इग्नोर कर देते थे. डिस्क्रीट नेचर किस पे होता है, उसका माइक्रो लेवल पे होता है. अब देखिए क्लास 12th में क्या है, क्लास 12 का ऑल सिलेबस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, सारा का सारा सिलेबस जो डिजाइन किया गया है, वो एक तरह से है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है. माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो जैसे मैक्रोस्कोपिक का क्या हो गया कि मैक्रोस्कोपिक वी स्टडीड इन मैक्रोस्कोपिक एंड काउंट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द बॉडी नॉट एट माइक्रो लेवल बट इन माइक्रोस्कोपिक लेवल. इसमें क्या होगा, हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी जिस मटेरियल की बनी है, हमारे जो क्लास 12 का सारा जो सिलेबस बेस्ड है वो मेरा इसी के ऊपर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. इसमें क्या होगा बेटा, जिस भी मटेरियल की मेरी बॉडी बनी है, अब ये मटेरियल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब जो उसका एटम है, उसका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको कंसीडर करेंगे सारा का सारा. क्योंकि 11th में तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, इतनी की पुली है, हमारा बड़ा ब्लॉक है, और पूरा वाटर के पूरा क्या कहते हैं वे है, क्या कहते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स पूरा गैस सिस्टम के बारे में मानते थे. पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे कि ये जो हमारा मटीरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन है,
अब क्या इलेक्ट्रॉन का वेव वेलोसिटी होगी, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना उसका एक्सेलरेशन है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो हमारा जो क्लास 12 का पूरा सिलेबस है वो इसी पर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल अप्रोच। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने अगले टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं क्लास 12 का सिलेबस फिजिक्स का बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखिए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए आप मुझे। 2 मिनट में मैं आपको क्लास 12 का सिलेबस जो है उसको मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसके आपको बिल्कुल समझी से समझ आ जाएगा कि क्लास 12 में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 12 का सिलेबस है, देखिए ध्यान से। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। देखिए क्लास 12 फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमारा रिलेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो क्या मीनिंग क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रो का जहां भी कहीं वर्ड लिखा हो इलेक्ट्रो, उसका मतलब होता है रिलेशन टू चार्ज, चार्ज से उसका रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रो और स्टैटिक का मतलब होता है एट अ रेस्ट, रुका हुआ। तो हमारा इसका क्या मतलब हुआ, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। अब देखिए, चार्ज जब तक हमारा चार्ज एक हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, कहां कहां पाया जाता है, ये सारी चीजें हम कहां कहां ये एग्जिस्ट करता है, सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। बट हमारा जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो हमारा चार्ज की हम स्टडी करेंगे, चार्ज हमारा रुका हुआ होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। अब इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखिए बेटा, चार्ज एट रेस्ट की कहानी को हम कैसे लेके चलेंगे बिल्कुल आगे तक। पहला चार्ज एट रेस्ट होगा और हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे उसका, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या आएगा बच्चा हमारा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो देखिए बेटा, अभी तक हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, चार्ज रुका हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या क्या निकालेंगे, पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो 12 का वो इसमें कंबाइन हो जाएगा, मतलब इन 2 टॉपिक्स में हमारा दो चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर इन दोनों टॉपिकों से रिलेट करेगा। सेकंड चैप्टर 12 का जो है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बढ़िया से। अब हमारा थर्ड चैप्टर, अब आते हैं थर्ड और फोर्थ, थर्ड से लेके और चैप्टर 8 तक, 3 से लेके 8 तक, ये जो 6 चैप्टर है वो कैसे क्लासिफाई है उसको देखते हैं। देखिए बेटा, अब हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रो का मतलब तो मैं आपको बता दूंगा चार्ज से रिलेटेड इसका होता है, मतलब चार्ज से इसका मीनिंग होता है, और डायनेमिक का मतलब मोशन से होता है। तो अब क्या हो गया बेटा हमारा, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। अब मेरा चार्ज रेस्ट में नहीं है, अब मेरा चार्ज मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव कर रहा है मेरा चार्ज, मतलब बॉडी के अंदर मेरा क्या हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करना शुरू कर देंगे बॉडी के अंदर, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाएंगे, बॉडी में है या फिर मीडियम में है या किसी भी अनदर मीडियम में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो अब इनका मूवमेंट होगा, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आएगा उसको पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर इसका जो होगा, पहला ही फर्स्ट चैप्टर जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट का होगा, जो कि क्लास 12 की फिजिक्स की बुक का थर्ड चैप्टर है। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में भी चार्ज हमारा मोशन में रहेगा, चार्ज मोशन में रहेगा, और उसका नाम है फोर्थ फिफ्थ में मैग्नेटिज्म, उसके हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर इंक्लूड करेगा। अगला चैप्टर है हमारा सिक्स चैप्टर आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बेटा EMI भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और इसके बाद सिक्स चैप्टर है, सेवन चैप्टर होगा हमारा अल्टरनेटिव करंट, जो हमारे घरों में आती है ना करंट, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, उसको बोलते हैं AC, शॉर्ट में बोलते हैं उसको AC, मतलब अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग
करंट। ये हमारा हो गया बेटा 7 चैप्टर। 8 चैप्टर भी है, उसको भी बताएंगे। अब देखिए इसको जो डायनेमिक वाला पोर्शन है ना, इसको भी हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? जब हमारा चार्ज मोशन में है और उसके ऊपर एसिलेशन क्या हो जाता है बेटा? जीरो हो जाता है। चार्ज मोशन में है और उसका एसिलेशन जीरो हो जाता है, तब क्या कंडीशन होगी? और चार्ज मोशन में है, मतलब डायनेमिक कंडीशन है और चार्ज का एसिलेशन जीरो नहीं है, एसिलेशन जीरो नहीं है, तब क्या होगा? देखिए जब चार्ज मोशन में और उसके ऊपर लगने वाला एसिलेशन जीरो है, तो क्या होगा? वो दो फील्ड क्रिएट करेगा, दो फील्ड जनरेट करेगा। कौन कौन सी करेगा? एक करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब जब क्या चार्ज मोशन में है और क्या है, जब वो एसिलेट नहीं कर रहा है, तो कंडीशन, अगर एसिलेट कर रहा है मतलब उसके ऊपर लगने वाला एसिलेशन जीरो नहीं है, तब उसमें क्या होगा कि वो इस कंडीशन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाएगा। ये आपकी बुक का 8 चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर पहली बुक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये पहली बुक का पूरी समरी टेबल समझ में आ गई होगी। मैंने 2 से 3 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करी है। इसको आप राइट डाउन करना, आपकी काफी काम आएगी बेटा ये। और आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक क्या है और डायनेमिक क्या है, इसका मतलब। अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं और फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में होता है। अगर इसको हम इसकी डेफिनेशन को बोले तो वो ऐसे बोल सकते हैं, अब a branch of physics that deal with the charge at a rest position and its electrostatic include forces between the charges, जो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्सेस है, एंड चार्जेस क्रिएट अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इन सारी चीजों को टर्म के हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं इजीली, बहुत आसान है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारा क्या टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखो, मैं अपने डेली लाइफ में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में। जैसे आपने देखा होगा बेटा, बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है। बिजली कब गिरती है? देखिए जब क्या होता है, जब चार्जेस की वैल्यू कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाती है, मतलब कहीं पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो जाता है, कहीं नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो जाता है। ये आपने देखा होगा। तो ये किसकी रीजन से होता है? ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और डायनेमिक की कंडीशन है ये भी। और आप देखा होगा कि आप जब आप ठंडों में गर्म कपड़े पहनते हैं तो सिल्क या फर के या वुलन के टाइप में होता है, तो जब आप उनको उतारते हो तो आपको स्पार्क की आवाज आती है। स्पार्क की आवाज क्यों आती है? क्योंकि किसी होता है कि जो हमारे जो कपड़े होते हैं उसमें क्या होता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम उसको उतारते हैं तो उसमें स्पार्क क्रिएट हो जाता है। वो चार्ज की वजह से होता है। वो भी कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन में आ जाता है उसमें हमारे, जब हम पहने हुए होते थे। देखिए क्या और क्या होता है, जैसे कि आप कभी आपने देखा होगा, जब आप कभी बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं और अचानक से आप आके कहीं कोई गेट खोलते हैं, या लोहे का जो आयरन का होता है उसको पकड़ लेते हैं, मतलब जो कंडक्टर टाइप मटेरियल होता है, तो आपने देखा हल्का सा आपको शॉक लगता होगा। ये रीजन भी किसका है बेटा? ये भी रीजन मेरा किसका है? चार्ज की वजह से होता है। क्योंकि जब आए चार्ज, आपका कंडक्टर ने आपकी बॉडी का चार्ज ले लिया, जिस वजह से क्या हुआ, आपको एक शॉक का फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा अभी जो बहुत चल रहा है, जो हवा हो रहा है, देखिए जिसका 5G टेस्टिंग का, कि भाई 5G टेस्टिंग की वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं कोरोना इसकी वजह से हो रहा है, मतलब बहुत इशू आ रहे हैं सामने हमें। अब इसका भी पूरी तरह से अभी कुछ पता नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रियलिटी में। तो देखिए ये 5G टेस्टिंग का क्या मतलब है? जो टावर लगे होते हैं बेटा, ये तो इनमें रेडिएशन आने लगती है इनसे, क्योंकि टावर से रेडिएशन निकलती है। अब ये जो चैप्टर है रेडिएशन जो निकलती है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं बेटा, वो जो हमारे फोन सिग्नल या हमारे जो टीवी चैनल, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट चले इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फंडा होता है, जो कि हम क्लास 12 में अपना क्लास 12 का 8 चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे। तो ये था बेटा थोड़ा सा समरी। अब आप बिना टाइम वेस्ट कर रहे हम अपना कौन सा टॉपिक लेते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज।